Hello friends, so if you are preparing for HP set, this video will help you a lot. तो इस वीडियो में हम HP सेट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे पॉलिटिकल साइंस के। और हम इसको 5 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न थिंकर के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर बाकी पार्ट में जो कि है बाकी दिए गए ये 5 डिफरेंट बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको गो थ्रू करेंगे। सो फॉर द HP सेट पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1, सो पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। Now, the first question: who among the following first systematically classified government based on the number of ruler and their moral orientation? तो इन निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जो कि है व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूलर एंड देयर मोरल ओरिएंटेशन को क्लासिफाइड किया था? तो प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, पॉलीबियस थे या साइरोस थे? तो सही उत्तर है एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इन हिज वर्क पॉलिटिक्स क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू करेक्ट फॉर्म मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। प्रीवर्टेड फॉर्म करेक्ट फॉर्म जो कि उनकी ये थी। एंड हिज क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूलर एंड पर्पज ऑफ रूल। इफ रूलर गवर्न फॉर पब्लिक गुड, प्रॉपर फॉर्म। इफ रूलर गवर्न फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट, दैट इज द करप्ट फॉर्म। सो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में शासन प्रणाली का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण दिया। उन्होंने शासन को 2 आधार पे बांटा था: कितने लोग शासन करते हैं, शासन किसके हित में है, और यदि शासन जनहित में है तो वो शुद्ध रूप रहेगा शासन का, और यदि शासन स्वार्थ में है तो वो विकृत रूप रहेगा ना। अगर हम अदर ऑप्शंस को भी गो थ्रू करें तो जो प्लेटो थे उन्होंने डिस्कस द आइडल स्टेट नॉट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कोई सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं दी थी, आइडल स्टेट दी थी। पॉलीबियस नोन फॉर सर्कुलर थ्योरी एंड Cicero is focused on Roman republicanism. Now the visual suggestion, तो अगर हम इस चार्ट को गो थ्रू करें कि गुड फॉर्म क्या है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। करप्ट फॉर्म क्या है टायरेनी, ओलियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। सो दिस इज द गुड फॉर्म एंड करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल पॉलिटिक्स बुक. Now, the second question: man is by nature a political animal was said by. A man is by nature a political animal was said by. तो ये जो कोट है वो किसने दिया था? तो ये कोट भी एरिस्टोटल जी ने ही दिया था. So this statement reflect Aristotle belief that human beings naturally seek association. Hierarchy of association: family, village, state. So the state exists by nature because it fulfills human potential. This differs sharply from the hobbyist state is artificial, Locke state is conceptual. So Aristotle saw political life as essential for moral development. तो अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य संभवत सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अकेले पूर्ण नहीं हो सकते, उनकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति राज्य में ही संभव है। तो अरस्तु के ने क्या कहा था कि जो मनुष्य हैं वो संभावत सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी हैं. Now these are the some visuals. Man is by the nature of political animal. Now question number 3: who is regarded as the father of liberalism? So कौन है? हॉबीज है, लॉक है, रॉयस्यू है या बेंथम है? तो द जो करेक्ट आंसर है वो है लॉक. जॉन लॉक इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि लॉक्स कंट्रीब्यूशन किसके लिए है? नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एंड द लिमिटेड गवर्नमेंट एग्जिस्ट बाय कंसेंट. So the right to resistance: if government violate rights, people may overthrow it. These idea influenced American Revolution and
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है, लिबरलिज्म का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को क्यों जनक कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार, जन सहमति और विद्रोह का अधिकार प्रदान किया था एक हिसाब से। नाउ द क्वेश्चन 4, विच थिंकर प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? तो किस थिंकर ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? सो इट वाज द राउसियो, ठीक है। सो जीन जैक्वेस राउसियो, right? Okay, so general will is not majority opinion, it is national collective interest. डिफरेंस क्या है? विल ऑफ ऑल, सम ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। जनरल विल क्या है? कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव सोवर्जिनिटी। सो जनरल विल का अर्थ है समष्टिगत लोकहित, यह केवल बहुमत की इच्छा नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जीन जैक्वेस राउसियो ने, ठीक है। The question 5, the concept of sovereignty as absolute and individual was developed by, तो ये concept जो है sovereignty का, वो जो concept है absolute and individual है, वो किसने develop किया? So it was developed by the Jean Bodin. Option B is the correct, Jean Bodin. So Bodin sovereignty क्या है? कि supreme होनी चाहिए, absolute होनी चाहिए, in परपेचुअल होनी चाहिए, परपेचुअल होनी चाहिए और इंडिविजुअल होनी चाहिए। दिस लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? सो द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय मोंटेस्क्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वंस अगेन। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 ऑर्गन दिए थे मोंटेस्क्यू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन for the HP set purpose also, but many time it is also asked in many competitive exam, ठीक है। तो ये जो त्रिस्तरीय जो ऑर्गन्स दिए गए थे, 3 स्तर दिए गए थे, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कौन कौन से है? विधान पालिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। तो ये जो है ये किसने दिए हैं? द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी से कहते हैं, किसने दी है? मोंटेस्क्यू ने दिए हैं, ठीक है। पर्पस क्या था? प्रिवेंट ट्राइनरी, मेजर इन्फ्लुएंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य क्या रहा है? सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, क्योंकि ये एक दूसरे को लिमिट कर देती है तीनों ही चीजें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, नेगेटिव लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ईसाह बर्लिन, ठीक है। So the negative liberty means freedom from external interference. Question, how far am I free from other? So positive liberty ask who governs me. This distinction is central in modern political theory, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी का अगर हम बात करें, नेगेटिव लिबर्टी किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद ईसाह बर्लिन। Which thinker introduced the concept of hegemony? So ये hegemony का जो concept था वो कौन से thinker ने introduce किया था? So it was introduced by the Gramsci, ठीक है, Gramsci. So the option C is the correct, Antonio Gramsci. Now the hegemony means dominance through consent, ruling class control, culture, education, media and ideas without direction concern. So hegemony वैचारिक प्रभुत्व, ठीक है। हेजमनी बोल सकते हैं या हम हेग मनी जो है दैट इज द वैचारिक प्रभुत्व। द एंड जस्टिफाई द मीन इज एसोसिएटेड विद? So the end justifies the mean is associated with, very very important question. So it is associated with the Niccolo Machiavelli, ठीक है। So the option B is the correct. Though not his exact wording, it reflect his political realism, ठीक है। तो exact wording नहीं है लेकिन जो उसका political realism था उस चीज़ में ये चीज़ें reflect होती है। So politics must be judged by effectiveness, not morality. The which thinker is associated with ultraterrianism?
So the option A is the correct. Germany, Bentham. Why? Core principle क्या था? Greatest happiness of greatest number. State action should maximize collective utility. Bentham rejected natural right as nonsense upon stilts. ठीक है, तो associated with utilitarianism. Now the उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख. Now the part 2 for the HP set political science, so in which we will go through the Indian political thoughts plus Indian constitution. Now the question number 11, who described the Indian constitution as the bag of borrowing? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने डिस्क्राइब किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ बैग ऑफ बोरिंग? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. के.सी. वेरे साहब थे. तो के.सी. वेरे argued that the Indian constitution drew heavily from various constitution across the world. Major borrowing मतलब कहाँ कहाँ से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को उधार के तौर पे लिया है या दूसरे देश से अपनाया है. तो उसके लिए फ्रॉम ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम. यूएसए से जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स. फ्रॉम आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. एंड फ्रॉम कनाडा फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. His remark was analytical, not criticism. The Constitution creatively adapted these features. Now, के.सी. वेरे ने भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरिंग कहा क्योंकि इसमें अनेक देशों की संवैधानिक विशेषता ली गई है, लेकिन यह केवल नकल नहीं बल्कि जो बाकी देशों से अडॉप्ट किए गए हैं पॉइंट्स या फिर आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो चीज़ें बाकी देशों से अडॉप्ट की गई वो भारतीय नीड के अनुसार अडॉप्ट की गई है. सो भारतीय परिस्थिति के अनुसार संशोधित रूप से उन्हें अपनाया गया है. If we go through the other option, so the Ambedkar जी हैं chief architecture but never used this phrase. और Irving Jennings known for constitutional convention, और Gray Neville Austin called it a social revolution document. Question number 12, who called the Indian constitution a social document? very very important, अभी हमने पढ़ा है. सो ये क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन. ठीक है, सो ग्रेनविल ऑस्टिन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cornerstone of a nation. ठीक है, describe it as a social document because it seeks social justice, economic justice, political equality. So it is not merely legal machinery, it aimed to transform India society. So that is why it is called a social document. तो भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था नहीं है, यह समाज परिवर्तन का दस्तावेज है. इसका लक्ष्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी. Question number 13, which article of the Indian Constitution guarantee equality before law? very very important. So it is written in the article 14. So the article 14 क्या बता रहा है? equality before law, negative concept from Britain, no special privilege. Equality, so okay, equality before law and equal protection of law, positive concept from USA. So equal treatment under similar circumstances, this allow reasonable classification to condition, intelligible differentia and rational annex. So the अनुच्छेद 14 दो बातें देता है: कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण. तो यह पूर्ण समानता नहीं बल्कि तर्कसंगत समानता है. ओके, now the question number 14, which case established the doctrine of basic structure? very very important question, and the option C is the correct. Keshwanand Bharti versus State of Kerala. So this case limited Parliament's amend power under Article 368. The Supreme Court held Parliament can amend any part of Constitution but cannot destroy its basic structure. Examples: judicial review, federalism, democracy, secularism, rule of law. So this is the most significant constitutional doctrine in India. So यह निर्णय संसद की शक्ति पर संवैधानिक सीमा तय करता है. संविधान संशोधन संभव है लेकिन
उसकी मूल आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडिंग। 15 द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज बोरोड फ्रॉम, तो DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सो DPSPs आर इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है? गाइड स्टेट पॉलिसी टुवर्ड वेलफेयर स्टेट, दे आर नॉन जस्टिसेबल एंड मोरल बाइंडिंग। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहाँ से? 36 से 51 आर्टिकल में ये रिटन है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए स्टेट को एक मार्गदर्शन देते हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स इंस्पिरेशन हमने यूएसए से ली है, फेडरेशन कनाडा से, कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट स्टेट सोशलिज्म इन इंडिया? So it is of course option D, B.R. Ambedkar. So the Ambedkar economic vision include nationalization of India, state worship of agriculture, collective farming. So presented in state and minority, he believed political democracy without economic democracy is incomplete. So बहुत बड़ी बात है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना अनकम्प्लीट है। तो अम्बेडकर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक पुनर्गठन चाहते थे। उनका विचार था कि राजनीतिक समानता तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक समानता ना हो। द गांधी कॉन्सेप्ट फॉर स्वराज प्राइमरली मीन्स, तो गांधी कॉन्सेप्ट का जो स्वराज का, गांधी जी ने जो स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया उसका क्या मतलब था? तो सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मोरल सेल्फ रूल, मोरल सेल्फ रूल। फॉर महात्मा गांधी स्वराज वॉज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इट मेंट सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। ट्रू फ्रीडम बिगिंस विद इन। तो गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ था स्वयं पर शासन, यह केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। Now the radical humanism is associated with, so the option C is the correct, M.N. Roy. So the radical humanism emphasized individual freedom, nationality, scientific temper, ethical democracy. Roy rejected both capitalism and orthodox Marxism. So radical humanism जो थे वो मनुष्य केंद्रित तर्कशील दर्शन है। 19, which amendment inserted fundamental duties? Very very important. So it was the 42nd amendment जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में संशोधित किया। Now the inserted in 1976 added in article 51A inserted by Soviet constitution से इंस्पायर्ड रहा है, और इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी बट बाद में ये 11 कर दी गई 86 अमेंडमेंट के थ्रू। पर्पस क्या है? बैलेंस राइट विद सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियां है। तो अगर हम बाकी अमेंडमेंट को देखें तो 44th जो अमेंडमेंट रहा है दैट इज़ रिगार्डिंग दी इमरजेंसी रिफॉर्म। 52nd अमेंडमेंट इज एंटी डेफिएशन के रिगार्डिंग रहा है, एंड 73rd इज फॉर द पंचायती राज। The question number 20, who gave the concept of integral humanism? So this was given by the option B, Dandayal Upadhyay. Now the integral humanism argued development must balance body, mind, intellect, soul. It reject the Western capitalism and Marxist materialism. So it advocate culturally rooted development. तो एकात्म मानववाद का लक्षण है समग्र मानव विकास। So this was the concept of integral humanism given by Deendayal Upadhyay. Now the part 3. So in this part we will go through the comparative politics. The question number 21. Who is considered the pioneer of the structural functional approach in comparative politics? So किसको consider किया जाता है? So the option B is the correct, Gabriel Almond. So Gabriel Almond transformed comparative politics by applying structural functional analysis to political system. He argued every political system
perform certain essential function regardless of institutional differences. Input functions क्या थे? Political socialization, interest articulation, interest aggregation, political communication. Output function, rule making, rule application, rule adjustment. This enabled comparison between Western democracies, developing countries and traditional system. तो गैब्रियल आल्मंड ने तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक वैज्ञानिक आधार दिया। उनका मत था कि हर राजनीतिक व्यवस्था कुछ आवश्यक कार्य करती है, चाहे उसकी संस्थाएं अलग हो। क्वेश्चन नंबर 22, authoritative allocation of value was defined by, so option C is the correct, David Stone. So the Stone defined politics as authoritative allocation of values for society. तो breakdown क्या था? Authoritative binding decision, allocation का मतलब था distribution of resources, benefit, values, things society considered important. So his system model is input, conservation, output and feedback. This becomes central for सिस्टम एनालिसिस। सो ईस्टर्न के अनुसार राजनीति वह प्रक्रियाएं हैं जिसमें समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन 22, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ओके सो दिस पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो किससे एसोसिएट होती है? ज़्यादातर एलिमेंट से, हंटिंगटन से, डाहल से और लिप्सेट से। So option B is the correct. So it is the Samuel P. Huntington. So in order of political order in changing society, Huntington argued political decay occur when political participation grow faster than institutionalization. फॉर्मूला क्या है? मॉडर्नाइजेशन इज नॉट इक्वल टू स्टेबिलिटी। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इंस्टेबिलिटी होंगी, कॉप्स होंगे, डिसऑर्डर डेवलप होगा। तो हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास केवल आधुनिकीकरण नहीं है, यह यदि संस्थाएं मजबूत नहीं है तो विकास अराजकता ला सकती है। 24, polyarchy is associated with, so the option is the correct, Robert Dahl argued ideal democracy rarely exists. Real world democracy are better called polyarchies. Features क्या है? फ्री इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन, राइट टू कॉन्टेक्स्ट, सिविल लिबर्टीज। पोलार्की इज प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी। सो डाल के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र को पोलियार्की कहना अधिक उचित है। विच थ्योरी एक्सप्लेन डेमोक्रेसी थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो वो किसका थ्योरी रहा है? वो रहा है ऑप्शन सी, साइमोर मार्टिन लिप्सेट का। तो लिप्सेट थीसिस क्या थी कि द मोर वेल टू डू अ नेशन the greater the chances it will sustain democracy. तो economic development create education, middle classes, political moderation, institutional trust. This is moderation theory. So लिप्सेट ने लोकतंत्र को आर्थिक विकास से जोड़ा। The cybernetic theory in comparative politics is associated with, so it is the option A, Karl Deutsch. So the Karl Deutsch. The Deutsch viewed political system as communication system. Key idea: government survive through feedback. Political system is equal to self-stirring machine. Main component: information flow, decision making and feedback correction. So Deutsch ने राजनीति को सूचना एवं संचार प्रणाली माना। The political culture concept was developed by, so it was developed by the option A, Gabriel Elmond and Sidney Wauba. So the in civic culture they defined partial law awareness, subject
अवेयर बट पैसिव, पार्टिसिपेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बैलेंस्ड मिक्स, सिविक कल्चर। सो आइडियल फॉर डेमोक्रेसी, सो राजनीतिक संस्कृति से आशय नागरिकों के राजनीतिक दृष्टिकोण से है। 28. Which country is the best example of parliamentary sovereignty? So it is the UK. United Kingdom, because parliamentary sovereignty means parliament can make any law, amend any law, no court can invalidate legislation. So the key theorist A.V. Dicey contrasts with India, parliament limit by basic structure doctrine. So British में संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है। अगर हम यूएसए की बात करें, अगर अदर ऑप्शन को गो थ्रू करें, यूएसए में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू हमें देखने के लिए मिलता है, और फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। 29. विच सिस्टम कंबाइंस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फीचर? सो इट इज़ द सेमी प्रेसिडेंशियल दैट कंबाइन बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फीचर। सो द फीचर क्या है? प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बेस्ट एग्जाम्पल फ्रांस है। तो अर्धराष्ट्रपति प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। Which concept refer to the transfer of power from central authority to lower level? So it is the decentralization. Decentralization means genuine transfer of authority. Types: political, elected local body, administration, execution powers, fiscal, financial autonomy. Important for participation, accountability and efficiency. So विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण। The part 4 for the HP set political science, international relation. We will go through in this the international relation, very very important. So the 31, who is considered the chief exponent of classical realism? So it is the Hans Morgenthau. So the Hans Morgenthau is regarded as the father of classical realism. His major work is Politics Among Nations. Core assumption क्या है? Politics is governed by objective laws. Human nature is power seeking. National interest is defined in terms of power. State prioritize survival. Morality cannot dominate statecraft. So prudence is supreme. So realism view national politics as a struggle for power under anarchy. So हॉन्स मॉर्गेनथ्यू ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों राजनीतियों को शक्ति संघर्ष माना। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित और अस्तित्व की रक्षा है। 32 structural realism is associated with. So in question number 31 we have go through the classical realism. Classical realism was associated with the Hans Morgenthau, and if we talk about the structural realism, it is associated with the Kenneth Waltz. So the Waltz shifted realism from human nature to international structure. Main argument क्या था? Anarchy and the international system compile state to complete his work is theory of international politics. So Waltz के अनुसार शक्ति संघर्ष का कारण मानव स्वयं नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आरजक संरचना है। तो मॉर्थिंग्यू ने क्लासिकल रियलिज्म दिया एंड और स्ट्रक्चर रियलिज्म केनाथ वॉल्ट्स एंड बोल ने इंग्लिश स्कूल एंड आरोन ने स्ट्रेटेजिक बॉडीज. सो द कॉम्प्लेक्स interdependency was proposed by, so it is the option C, Robert Cohen and Joseph Nee. So जटिल पारस्परिक निर्भरता का अर्थ है राज्य केवल सैन्य शक्ति से नहीं जुड़े हैं, वे आर्थिक सामाजिक और संस्थागत रूप से भी जुड़े हैं. स्टेट आर लिंक्ड थ्रू मल्टीपल चैनल इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशन. मिलिट्री फोर्स इज नॉट ऑलवेज सेंट्रल. 34. So constructivism is mainly associated with, so option number B is the correct, Alexander Vendit. So constructivism argues international reality is social constructed. Famous statement, anarchy is what state make of it. नवोदय निर्माणवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल
भौतिक शक्ति से निर्धारित नहीं होती, विचार और पहनावे से भी महत्वपूर्ण है। Balance of a power is central to, so important, balance of a power is central to realism. So balance of power means state prevent any one state from becoming dominant. Method alliance armaments buffer state. Purpose क्या है? Preserve stability. Realists see it as a natural आउटकम ऑफ एनार्की। सो शक्ति संतुलन का उद्देश्य है किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना। अगर हम लिबरलिज्म देखें तो दैट इज फॉर द corporations and construction and the constructivism is for norms. Marxism is class and economic structures. 36. Which theory views international politics as class struggle? So it is the theory of Marxism. So Marxism theory argue global politics reflect capitalist exploitation. Main concept क्या थे? Core versus periphery, imperialism and dependency. So मार्क्सवाद दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आर्थिक शोषण की संरचना है। The concept of soft power was introduced by, so it was the Joseph Nye who introduced the concept of soft power. So soft power is the stability to influence through culture, values, diplomacy rather than coercion. ना सॉफ्ट पावर का अर्थ है बिना दबाव के आकर्षण द्वारा प्रभाव डालना। 38. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़, सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर है? तो इट हैज़ 15 मेंबर। सो कंपोजिशन परमानेंट 5 है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। नॉट परमानेंट, इलेक्टेड फॉर 2 years, दे आर 10. Which एग्रीमेंट एस्टेब्लिश द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO। तो किसने एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को? किस एग्रीमेंट ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मार्राकेश एग्रीमेंट। सो द मार्राकेश एग्रीमेंट ये रहा है, साइंड इन 1994। इट फॉर्मली क्रिएटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव फ्रॉम 1995। पर्पस क्या है? रेगुलेट ट्रेड, रिजॉल्व डिस्प्यूट, प्रमोट लिबरलाइजेशन। सो मार्राकेश समझौते से वीटो की स्थापना हुई है। 40. डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी आर्ग्यूज दैट डेमोक्रेसी are always peaceful, democracy rarely fight each other, democracy avoid all war, democracy and anarchy. So the option B is correct, democracy rarely fight each other. So the core explain क्या है? democratic states seldom fight one another. Reason institutional constraint, public accountability, shared norms. So this theory is linked with the liberal IR. So लोकतंत्र शांति सिद्धांत कहता है कि लोकतांत्रिक राज्य सम्मानित एक दूसरे से युद्ध नहीं करते। And fifth part for the HP set political science, in which we will go through some question from the public administration plus contemporary political. So the question number 41, who is regarded as the father of public administration? Very very important. So is regarded as the father of public administration? So it is the option A, Woodrow Wilson. So the Woodrow Wilson in 1887 essay, The Study of Administration, is considered the foundational text to public administration. His major contribution, Politics and Administration, he argued politics makes policy, administration execute policy. This established administration as a independent academic discipline. Now the वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग अध्ययन क्षेत्र माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, सो इट इज एसोसिएटेड विद मार्क्स वेबर। सो द वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड हायरार्की, स्पेशलाइजेशन रूल, impersonality, merit-based recruitment. He considered bureaucracy the most rational administrative structure. तो वेबर ने नौकरशाह को आधुनिक प्रशासन का तर्कमंडल मॉडल माना।
Wilson Administrative Studies, Simon our bounded bow sorry hmm, Simon bounded rationality, and Riggs ecological theory. So POSTCORB post corp was given by, so it was given by the option B. So the Luther Gulick and Lyndall Urwick. So the POSDCORB stand for P for planning, or for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting, B for budgeting. So it summarizes executive function. Question number 44. Bounded rationality was proposed by, so the bounded rationality was proposed by the option A, Herbert A. Simon. So the Simon challenged the classical assumption of perfect rationality, decision maker phase, limited information, limited time, and cognitive constraint. Therefore, they satisfy rather than maximize. So निर्णय लेने वाले व्यक्ति पूर्णतः तर्क संगत नहीं होते, वे उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर संतोषजनक निर्णय लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वेबर ब्यूरोक्रेसी लेके आए थे, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड बर्नार्ड कोऑपरेटिव सिस्टम. So the Press matrix Sala model is associated with, so it is associated with the Riggs. Option B, Fred W. Riggs. So Riggs studied administrative system in developing society. 3 model fused traditional, prismatic, translational, and diffracted modern. 46. The concept of justice as fairness is associated with, so it is associated with the Rawls, and option B is the correct, John Rawls. Rawls proposed justice through original position, hypothetical equality, veil of ignorance, no knowledge of social status, two principle, इक्वल लिबर्टी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल. रॉल्स के अनुसार न्याय तभी संभव है जब नियम निष्पक्ष स्थिति में बनाए जाएं. 47. Minimal state is advocated by, option B, Robert Nozick. In Anarchy State and Utopia, Nozick argued the state should only perform protection, contract enforcement, security, anything beyond violates liberty. So न्यूनतम राज्य का अर्थ है राज्य की भूमिका अत्यंत सीमित हो. Now the communitarianism is mainly a critic of liberalism. So समुदायवाद उदारवाद की अत्यधिक व्यक्तिवाद सोच की आलोचना करता है. So it is important. So communitarians argues liberalism overemphasize individual autonomy. Which theory highlights patriarchy as a political structure? So it is the feminism. So the नारीवाद सिद्धांत पितृसत्ता को राजनीतिक संरचना मानता है. So patriarchy operates through institution, law, culture, and representation. Important stand liberal feminism, radical feminism, and socialist feminism. Question number 50. Governance differ from government because it emphasize on networks and participation. Option C is the correct. Government equal to formal state institution. Governance is broader process involving state, market, civil society, and network. Feature क्या है? Participation, collaboration, and accountability. So modern public administration increasingly focus on governance. So governance केवल सरकार नहीं है. गवर्नेंस क्या है? यह शासन प्रक्रिया में अनेक भागीदारी की सहभागिता है. So this is all about the 50 most important question for the HP set political science. So if I was incorrect in explaining anything, and if I have missed anything, kindly let me know in the comments.